प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई, लेकिन कुछ प्रगति हुई। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख के पार, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.44% हुई। नागालैंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता। श्री मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ के साथ पोर्ट लुई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 से कारगर तरीके से निपटने पर मॉरिशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। आई कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ मॉरिशस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक। आई एम हैप्पी दैट इंडिया was able to support this effort through timely supplies of medicines and sharing of experience. श्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर टिकी हैं। We celebrate yet another landmark in the special friendship between India and Mauritius. The new Supreme Court building in Port Louis is a symbol of our cooperation and our shared values. Both India and Mauritius respect our independent judiciaries as important pillar of our democratic systems. प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। It was in Mauritius that I had first spoken about India's vision of Sagar, security and growth for all in the region. This is because Mauritius is at the heart of India's approach to the Indian Ocean region. And today, I want to add that Mauritius is also at the heart of India's approach to development partnerships. सागर की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी। श्री मोदी ने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित हैं और वो अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों को बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करने में मदद दी है और इनमें अफगानिस्तान में संसद भवन और नाइजर में महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का निर्माण, श्रीलंका के सभी 8 प्रांतों में एम्बुलेंस सेवा और नेपाल में आपात चिकित्सा सेवा की शुरुआत शामिल है। मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी उच्चतम न्यायालय की इमारत सहित मेट्रो रेल और अत्याधुनिक अस्पताल परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी परियोजनाओं से भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग सुदृढ़ होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस संबंधों में मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया। मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत की $3 करोड़ की सहायता से बनाया गया है। ये मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है।
विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत के सहयोग से पूरी की गई एक ऐतिहासिक परियोजना है। आज नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि ये परियोजना भारत के सहयोग से समय पर और निर्धारित लागत से कम कीमत पर पूरी की गई। भारत ने आज कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सेना के आमने सामने से हटने की प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है। हालांकि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज संवाददाताओं को बताया कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर निकट भविष्य में आगे की योजना तैयार करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि इसलिए भारत चाहता है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बहाल करने और तनाव घटाने तथा पूरी तरह से सेना हटाने की दिशा में चीन गंभीरता से काम करे। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में व्यक्त की गई सहमति के अनुरूप होनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज मीडिया को बताया कि डॉक्टर, नर्स और अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से ही ये संभव हो पाया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने का प्रतिशत अप्रैल में 7.85% था, जो आज 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन की वजह से देश में कोविड मृत्यु दर 18 जून के 3.33% से घटकर 2.21% रह गई है। जांच सुविधाएं बढ़ाए जाने से 26 से 30 जुलाई तक रोजाना औसतन 4,68,263 नमूनों की जांच की गई है। देश में 1 जुलाई तक कुल 88 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इस महीने अब तक लगभग 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। इस तरह देश में अब तक 1,81 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये 5% से भी नीचे है। देश में कोविड मरीजों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में तैयार कोविड के टीकों के मनुष्य पर परीक्षण का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR की विभिन्न प्रौद्योगिकी के संग्रह का आज विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं। आज दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट 64% से ज्यादा और सबसे कम फैटेलिटी रेट 2.2% के करीब भारत का है। एक लेबोरेटरी से शुरू की हुई यात्रा को हम 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज तक पहुंचा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में अब 1,300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए 14 लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों को अलग करने में सफलता पाई है। बहुत समय में
कोविड-19 से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 100 से अधिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई हैं और लोगों के हित के लिए इन्हें विभिन्न उद्योगों को सौंप दिया गया है। नागालैंड सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये फैसला आज कोविड-19 पर उच्चाधिकार समिति की बैठक में लिया गया। नागालैंड में कोविड-19 मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड-19 पर सरकार के प्रवक्ता तथा नियोजन और समन्वय मंत्री नेबा करोनू ने बताया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने आज लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया। समिति ने दोहराया कि जिला कार्यबल अपने जिले में प्रतिबंध बढ़ाने या लॉकडाउन पूरी तरह से लगाने पर फैसला ले सकता है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य में आज 48 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 561 तक पहुंच गई है। त्रिपुरा में राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन 4 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि लगातार चल रहे लॉकडाउन में बीच में व्यवधान आता है तो लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री ने लोगों से पारस्परिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। राज्य में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री इडापड़ी पलनीसामी ने एक बयान में कहा कि अगस्त महीने के सभी रविवारों को पूरा लॉकडाउन लगाया जाएगा। चेन्नई में कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के कार्यालयों को 75% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच राज्य में आज कोविड-19 से 5,864 नए लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 2,40,000 तक पहुंच गई है। पुणे में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज जिले का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले के अभिभावक मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। सांसद गिरीश बापट, श्रीरंग बरनी, अमोल कोल्हे, विधानसभा परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे, पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल और मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया और विभिन्न सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। पुणे जिले में लगातार बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज पुणे में जिले के महानगर निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थानों के अधिकारी तथा जिले के मंत्री, सांसदों और जिले के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में स्थिति का जायजा लिया। पुणे की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली और विस्तृत चर्चा के बाद कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और जनप्रतिनिधियों को सरकार तथा लोगों के बीच सेतु की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के स्थानीय संस्थानों को कोविड के मरीजों के लिए बेड की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए पहल करनी होगी तथा निजी टेस्टिंग लैब से दिए जाने वाली रिपोर्ट नगर निगमों के द्वारा ही मरीजों को दिए जाए ताकि पेशेंट को उचित समय पर बेड और इलाज उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर कम हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुणे में बन रहे जंबो कोविड केंद्र के निर्माण को गति दी जाए। घनी आबादी वाली झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर तथा ऑक्सीजन की सुविधा वाले एम्बुलेंस के उपयोग पर उद्धव ठाकरे ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी निगम तथा निकायों को सरकार की ओर से सभी प्रकार की उचित मदद दी जाएगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोविड मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आज 506 लोग संक्रमित हुए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि आईसीएमआर के पोर्टल में केरल से संबंधित कोविड के आंकड़े पूरे नहीं हैं। पोर्टल में तकनीकी खराबी होने से ऐसा हुआ है। राज्य में संक्रमण के नए मामलों में से 375 ऐसे हैं जिन्हें संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से ये बीमारी हुई है। इस बीच राज्य में आज और 2 लोगों की कोविड से मौत हो गई। इसके साथ ही केरल में कोविड से मृतकों की संख्या 70 हो गई है। राज्य में आज 794 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। केरल में इस समय कोविड के कुल 10,056 सक्रिय मामले हैं। गुजरात सरकार ने अनलॉक 3 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के संबंध में कुछ रियायतों की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज गांधीनगर में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की। एक रिपोर्ट।
बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री श्री रूपाणी ने 1 अगस्त से राज्य में रात के कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की। राज्य में दुकानें 8 बजे तक खुली रह सकती है, जबकि होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और एसओपी के अनुसार 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र भी फिर से खुलेंगे। श्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। जम्मू और श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। केंद्र सरकार ने इन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 665 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन कॉलेजों से प्रति वर्ष 500 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश मिलेगा और 1400 अर्ध चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में बारामूला, अनंतनाग, डोडा, कठुआ और राजौरी में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए। ये मेडिकल कॉलेज न केवल लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि 1400 से अधिक पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स को भी प्रशिक्षण देते हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद ये मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं और कोविड प्रभावित रोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकार इन मेडिकल कॉलेज में कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना पर विचार कर रही है, जिसमें सभी आधुनिक बुनियादी ढांचे शामिल होंगे। इस बीच मिशन इंद्रधनुष के तहत जम्मू के साथ साथ उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवारा जैसे 2 आकांक्षी जिलों में महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी संख्या में टीकाकरण किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई, लेकिन कुछ प्रगति हुई है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख के पार, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.44% हुई। नागालैंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये नीति भारत को विश्व मंच पर ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे उसका समग्र विकास हो सके। ये जहाँ अंतिम छोर के बच्चे को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी, वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी, बल्कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। बहुत आमूलचूल परिवर्तन हमने किए हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR को करेंगे। 12वीं तक हम शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का हमारा लक्ष्य है। सबके लिए शिक्षा है, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। श्री निशंक ने कहा कि कक्षा 6 के बाद से बच्चों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा के अंत तक कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और कौशल विकास भी 6वीं कक्षा से हम शुरू करेंगे और इंटर्नशिप के साथ शुरू करेंगे, ताकि 12वीं तक जाते जाते बच्चा कुछ उसके हाथ में ऐसा कौशल आए कि वो अपने को असहाय महसूस न करे, बल्कि 12वीं से निकलते ही वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके। तो ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6वीं से ही शुरू कर रही CBSE, और संभवतः ये दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो 6वीं से ही उसको शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा, जो शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, NCTE और AICTE का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी, जो देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया भारत सृजित करने का माध्यम बनेगी।
मध्य प्रदेश में भी शिक्षाविदों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया है। उनका कहना है कि देश के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश के शिक्षाविदों ने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने कहा कि राष्ट्र को निश्चित ही एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तो इसमें इतने ज्यादा सिस्टमिक चेंजेस हैं जो कि सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले। वहीं अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के भविष्य में सुखद परिणाम मिलेंगे। ये 21वीं सदी की जो शिक्षा संबंधी जरूरतें हैं, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, वैज्ञानिक ढांचा है, उसकी जरूरतें किस तरह से पूरी होंगी, उनको बहुत ही संजीदगी के साथ छुआ गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉक्टर सोनाली नरगुंदे ने नई शिक्षा नीति को अच्छा कदम बताया। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव बहुत अद्भुत हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि नई शिक्षा नीति प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में पूरे देश को ऑप्टिकल फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कारोबार सुगम बनाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकल खिड़की का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। उन्होंने उद्योग जगत और सरकार से साझेदार के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि कर का भुगतान करने से बचने वालों की पहचान के सरकार के कार्य में उद्योग जगत को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वे सरकारी नीतियों को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र आयोजित करने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र 14 अगस्त से प्रस्तावित है। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के 3 प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसे राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने आज विधानसभा के 5वें सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आगे की रणनीति तय करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत सिद्ध करेगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक अब भी लौट आएंगे तो जनता में उनका सम्मान बढ़ेगा। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यदि सरकार की ओर से पहले नियमों के तहत प्रस्ताव भेजा जाता तो राज्यपाल से विधानसभा बुलाने के लिए तुरंत अनुमति मिल जाती। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी परिस्थितियों को देखते हुए विधानसभा सत्र को लेकर उचित समय पर निर्णय करेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इसके अलावा 1,07,452 भारतीय नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सड़क के रास्ते स्वदेश वापस आए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 5 अगस्त को भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज विशालकाय बोर्ड पर दिखाई जाएगी। अयोध्या में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आयोजकों ने इसे अपनी तरह का अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन बताया है।
अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष और जाने-माने नेता जगदीश साहनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें दिखाए गए चित्रों में हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम लिखा होगा। मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज, भगवान राम के चित्र और भूमि पूजन के समय रखी जाने वाली शिला के चित्र भी दिखाए जाएंगे। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के पास भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए और 6 अन्य घायल हो गए। असम राइफल्स की एक टुकड़ी कल शाम भारत म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के साजिक तपांग गांव में गश्त लगा रही थी। उसी समय उग्रवादियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उग्रवादियों ने पहले आईईडी से विस्फोट किया और बाद में अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। असम राइफल्स के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। उग्रवादी घने जंगलों का फायदा उठाते हुए भाग निकले। जवानों के शव इम्फाल लाए गए हैं और घायलों को सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेप्चा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि रेन सोनम शेरिंग लेप्चा बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि उनके योगदान का सभी पीढ़ियां सम्मान करती हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंडक, बागमती और कमला बालान नदियां उफान पर हैं, जिससे सिवान और मधुबनी जिला भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। राज्य के 14 जिलों में 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 14 लाख लोग बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। राज्य का गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिला भी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत शिविरों में एंटीजन टेस्ट सहित सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 28 टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। करीब 30,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। गंडक, गंगा, महानदा और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार पड़ सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के भी आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 जगह बारिश हो सकती है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई, लेकिन कुछ प्रगति हुई। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख के पार, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.44% हुई। नागालैंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। और 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।